नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आपको आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद तो यही है और पूरा विश्वास भी है, नया साल आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है 2021 का साल, और आप इसके लिए तैयार भी रहिए। मतलब इस साल कोई भी कसर आपको नहीं छोड़नी है प्रिपरेशन में। बात करें डिस्कशन की, आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के और एक बिजनेस लाइन का। लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन हम डिस्कस करेंगे सोशल इन्फ्लुएंस से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लियोपर्ड्स की काउंटिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कुछ समय पहले हमारे देश में टाइगर्स की गिनती करने के लिए एक सेंसस कंडक्ट किया गया था, तो उसके साथ साथ लियोपर्ड्स की गिनती भी की गई थी। लेकिन लियोपर्ड्स के सेंसस के जो नंबर्स हैं वो अभी रिलीज़ किए गए हैं, और अभी जो लियोपर्ड्स की संख्या रिलीज़ की गई है उसके अनुसार हमारे देश में पिछले 4 सालों में लियोपर्ड्स की जो संख्या है वो 60% तक बढ़ गई है। 4 साल पहले तक हमारे देश में टोटल लियोपर्ड्स थे 7,910, लेकिन अब नए सेंसस के अनुसार हमारे देश में लियोपर्ड्स की संख्या बढ़कर हो गई है 12,852। पहले थे 7,910, अब हैं 12,852। तो 60% लियोपर्ड्स की संख्या हमारे देश में बढ़ गई है। देखो, जब टाइगर्स की संख्या के आंकड़े रिलीज होते हैं तो बहुत सारे आर्टिकल्स छपते हैं मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में भी रिपोर्ट्स आती हैं। लेकिन टाइगर का जो कज़न है लियोपर्ड, इसके नंबर्स जब रिलीज़ हुए तो कोई इतने आर्टिकल्स नहीं छप रहे, मीडिया इतना ध्यान भी नहीं दे रही कि लियोपर्ड्स की संख्या पहले कितनी थी और अब बढ़ के कितनी हो गई है। 21 राज्यों में ये लियोपर्ड्स का सेंसस कंडक्ट किया गया था और उसके बाद ये संख्या का पता लगाया जा सका है। तो मतलब जो रिसर्च टीम है उसने काफ़ी मेहनत की है। बट देखो, राइटर इस नंबर से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हालांकि अथॉरिटीज़ का भी कहना है ये 12,852 लियोपर्ड्स की जो संख्या है ये मिनिमम है। वैसे नंबर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। राइटर कहते हैं नंबर इससे ज़्यादा ही है, 20,000 के आसपास एक्चुअल में हमारे देश में लियोपर्ड्स की संख्या होगी। और इसके लिए आर्गुमेंट क्या दिया जाता है राइटर के द्वारा? राइटर कहते हैं देखो, बहुत सारे एरियाज़ को छोड़ दिया गया है लियोपर्ड्स के सेंसस कंडक्ट करने में। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, टाइगर के सेंसस के साथ ही लियोपर्ड्स का सेंसस कंडक्ट किया गया था। जबकि टाइगर तो देखो डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं, लियोपर्ड्स फॉरेस्ट के एज में रहते हैं और ह्यूमन सेटलमेंट्स के आसपास रहते हैं। इसी वजह से लियोपर्ड्स का ह्यूमंस के साथ कन्फ्लिक्ट की काफ़ी खबरें भी आती रहती हैं। तो मतलब बहुत सा ऐसा एरिया छोड़ दिया गया, वहाँ पर लियोपर्ड्स की गिनती की भी नहीं गई, जैसे रोकी आउटक्रॉप्स, स्मॉल ड्राई फॉरेस्ट, हायर एलिवेशन हैबिटेट्स इन हिमालयाज, एग्रीकल्चर लैंडस्केप्स, फॉर एग्जांपल कॉफ़ी प्लांटेशन या फिर टी प्लांटेशन, शुगर केन प्लांटेशन, इन सब एरियाज़ में लियोपर्ड्स की गिनती नहीं की गई। ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़ दिया गया, वहाँ पर लियोपर्ड्स की गिनती नहीं की गई। अगर इस सारे एरिया को शामिल किया जाता लियोपर्ड्स की गिनती करने में तो फिर टोटल लियोपर्ड्स की संख्या 20,000 के आसपास मिलती। इवन बहुत सारे एनजीओज या फिर दूसरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लियोपर्ड्स के कंजर्वेशन में जो काम करती हैं, उनसे भी अगर डेटा इकट्ठा किया होता गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने तो लियोपर्ड्स की संख्या ज़्यादा मिलती। एक एग्जांपल दिया जाता है राइटर के द्वारा कर्नाटक का। राइटर कहते हैं हमने BRTMM हिल्स, कावेरी, बनरघट्टा प्रोटेक्टेड एरियाज में कैमरा ट्रैपिंग एक्सरसाइज की सहायता से गिनती की है लियोपर्ड की, और इस पूरे प्रोटेक्टेड एरिया में लियोपर्ड्स की संख्या 267 है। और जबकि अथॉरिटीज़ के डेटा के अनुसार यहाँ पर लियोपर्ड्स की संख्या कम है। वैसे इस पूरे एरिया में टाइगर्स और धोल की संख्या भी अच्छी खासी है, इस वजह से लियोपर्ड्स की संख्या कम है, क्योंकि टाइगर जो है वो लियोपर्ड्स का भी शिकार करते हैं। इसके बाद राइटर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं कि ये दावा किया जा रहा है कि लियोपर्ड्स की संख्या हमारे देश में 60% बढ़ गई है पिछले 4 सालों में। राइटर कहते हैं ये बात देखो सच नहीं है। क्यों? क्योंकि 2014 में 18 अलग अलग स्टेट्स में लियोपर्ड्स की गिनती की गई थी। तो टोटल एरिया जिसमें लियोपर्ड्स की गिनती की गई थी वो था 92,164 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि 2018 के सेंसस
का जो अब डेटा रिलीज किया गया है, इसके अनुसार 21 स्टेट्स में लियोपर्ड्स की गिनती की गई है और टोटल एरिया जो कवर किया गया है वो है 1,21,337 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप एक बात बताइए, ज़्यादा एरिया में आप अगर लियोपर्ड्स की गिनती करोगे तो लियोपर्ड्स ज़्यादा ही मिलेंगे ना। दो केस हैं आपके सामने। मान लीजिए पिछले साल आपने 15 स्टेट्स में गिनती की कितने लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगली बार गिनती की 21 स्टेट्स में, तो ज़्यादा ही संख्या मिलेगी ना, क्योंकि 6 और स्टेट्स में आपने गिनती की है। यूँ तो नहीं कहोगे ना आप कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स की जो संख्या है वो 60% बढ़ गई है। अरे भैया, आपने ज़्यादा स्टेट्स में गिनती की है, वही बात यहाँ पर है। राइटर कहते हैं ये मिसलीडिंग पिक्चर है, लियोपर्ड्स की संख्या नहीं बढ़ी है, मतलब वैसे संख्या ज़्यादा है जितनी बताई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन पिछले 4 साल में लियोपर्ड्स की संख्या बढ़ गई है, ये मिसलीडिंग पिक्चर है। इसके बाद थ्रेट्स की बात की जाती है कि लियोपर्ड्स को थ्रेट्स क्या क्या हैं। देखो, हैबिटेट लॉस हो रहा है, मतलब एरिया काफ़ी कम बचा है लियोपर्ड्स के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट का इंक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के कारण या फिर माइनिंग संबंधित एक्टिविटीज़ के कारण। इसके बाद लियोपर्ड्स को मारा जाता है बॉडी पार्ट्स के लिए, जिसकी स्मगलिंग होती है। काफ़ी बार व्हीकल्स से टकराकर लियोपर्ड्स की डेथ हो जाती है। रिटालिएटरी किलिंग भी काफ़ी होती है, जैसे लियोपर्ड ने किसी ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचाया तो फिर जैसा आपको पता है पूरी भीड़ जो है वो लियोपर्ड के पीछे लग जाती है लियोपर्ड को मारने के लिए। ऐसी घटनाएं तो काफ़ी रेगुलर हैं। इसके अलावा और भी एक्सीडेंटल्स डेथ्स हो जाती हैं। इवन काफ़ी बार लियोपर्ड्स, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, बड़े जानवरों के शिकार भी बन जाते हैं। तो ये थ्रेट्स हैं लियोपर्ड्स को। किया क्या जा सकता है, कुछ सिलेक्टेड साइट्स को मॉनिटर किया जाए, कुछ ऐसी सिलेक्टेड साइट्स जहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाई जा रही हैं, उन साइट्स को लगातार मॉनिटर किया जाए, वहाँ से डेटा इकट्ठा किया जाए, ताकि पता लग सके कि लियोपर्ड्स की कंजर्वेशन के लिए जो प्रयास किए भी जा रहे हैं वो प्रयास कितने सफल हो रहे हैं और उन प्रयासों से लियोपर्ड्स की संख्या पर कितना असर पड़ रहा है। लियोपर्ड देखो एक प्रकार से हॉकी की तरह हैं और टाइगर क्रिकेट की तरह हैं। क्रिकेट ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है, लेकिन लियोपर्ड हॉकी की तरह है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता, थोड़ा इस टाइप का है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एक्लाइमेटाइजिंग टू क्लाइमेट रिस्क से संबंधित है। देखो, एक्लाइमेटाइजेशन का मतलब होता है नई कंडीशंस के अनुसार अपने आप को ढालना। अब एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस पैदा हो रही हैं देश के विभिन्न हिस्सों में, जैसे वो एरियाज जहाँ पे पहले बाढ़ आती थी वहाँ पे सूखा आ रहा है, और जहाँ पे पहले सूखा आता था वहाँ पे बाढ़ आ रही है। तो ये नई एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हैं, तो इनके अनुसार अपने आप को ढालना, ये मतलब है इस आर्टिकल में एक्लाइमेटाइजेशन का। तो जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो अभी नॉर्थ इंडिया के बहुत से इलाके कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं, जबकि दूसरी तरफ फोरकास्टर्स का ये कहना है 2021 का जो साल है वो अर्थ के सबसे गर्म सालों में से एक होगा। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट ने हाल ही में ये बताया कि देश में 75% डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर आधी या फिर आधी से अधिक पॉपुलेशन रहती हैं। ये डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट रिस्क के अगेंस्ट। इंडिया में एक तरफ जहां 1970 से लेकर 2005 के बीच 250 एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स आई, जैसे बाढ़, लैंडस्लाइड्स, दूसरी तरफ 2005 के बाद यानी पिछले 15 सालों में एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स की संख्या बढ़ के 310 हो गई। मतलब 35 सालों में सिर्फ 250 एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स और पिछले 15 सालों में 310 एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। 1990 से लेकर 2019 के बीच इन एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स की वजह से कितना नुकसान हुआ, $100 बिलियन का। किसको? इंडिया को। मतलब इससे भी ज़्यादा का नुकसान हुआ 1990 से लेकर 2019 के बीच इंडिया को इन एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स की वजह से। 1970 से लेकर अभी तक फ्लड्स की इंटेंसिटी जो है वो 8 गुना बढ़ गई है। इसके अलावा लैंडस्लाइड्स, हैवी रेनफॉल, ड्रोट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, सबकी संख्या में वृद्धि हुई है। इवन साइक्लोन्स की संख्या, साइक्लोन्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी डबल हो गई है। तो ये थोड़ा डेटा है कि कैसे हमारे देश में पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स आ रही हैं। इसके बाद देखो राइटर कुछ सजेशंस बताते हैं।
सजेशन से पहले राइटर थोड़ा फ्लो मेंटेन करने के लिए आर्टिकल में ये बोलते हैं कि जो क्लाइमेट एम्बिशन समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, इसमें यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा था एडेप्टेशन के मामले में और रिजिलियंस को डेवलप करने के मामले में, एडेप्टेशन का वही मतलब है जो एक्लाइमेटाइजेशन का है, मतलब नई कंडीशंस के अनुसार अपने आप को ढालना, और रिजिलियंस का मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जिससे नुकसान कम से कम हो। जैसे बोलते नहीं कि जापान में सुनामी काफ़ी ज़्यादा आती है, भूकंप काफ़ी ज़्यादा आता है, तो उन्होंने रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, मतलब ऐसे घर डेवलप किए हैं जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान कम से कम पहुंचे भूकंप आने पर। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को कहा जाता है रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा 2021 का जो साल है वो करो या मरो वाला साल होगा, मेक इट और ब्रेक इट वाला। तो कुछ सजेशंस राइटर देते हैं। सबसे पहले देखो, इंडिया को एक इन्वायरमेंट एंड हेल्थ डी रिस्किंग मिशन इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने आप को और बेहतर ढंग से तैयार रखा जा सके, यानी इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए अच्छी तैयारी हो, क्रिटिकल रिसोर्सेज को सिक्योर किया जाए, रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और ऐसा गवर्नेंस सिस्टम हो जिसकी सहायता से जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है इसको टैकल किया जा सके। नेक्स्ट प्रायोरिटी देखो ये होनी चाहिए सरकार की कि इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के द्वारा, फॉर एग्जांपल ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा जो क्लाइमेट रिजिलियंट प्रैक्टिसेस को अपनाया जाता था, उन प्रैक्टिसेस को रिस्टोर किया जाए, रिवाइव किया जाए और उनको रिक्रिएट किया जाए, क्योंकि इंडिजिनस कम्युनिटी सबसे बेहतर ढंग से जानती है कि कैसे हमारे आसपास की बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट सजेशन, इंडिया को देखो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट रिस्क एटलस की आवश्यकता है। जैसे एटलस में आप कोई मैप देखते हो जिसकी सहायता से आप बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल कहाँ पर कौन से एरिया में वीट उगाया जाता है, कौन से एरिया में राइस उगाया जाता है। तो इसी प्रकार का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट रिस्क एटलस होना चाहिए कि देश में कौन से एरिया को कौन सा क्लाइमेट रिस्क है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन मैप पर मौजूद होगी, ऐसा ही एक एटलस बनेगा क्लाइमेट रिस्क से संबंधित, तो पॉलिसी मेकर्स बेहतर ढंग से डिसीजन ले सकेंगे कि कैसे कौन से एरिया में कब एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट आ सकती है और कैसे तैयार रहना है। जैसे अर्बन हीट स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस, क्रॉप लॉस, वेक्टर बोर्न डिजीज और बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स। अलग अलग एरियाज में क्लाइमेट रिस्क के जो चैलेंजेस हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट रिस्क एटलस में मौजूद होगी तो पॉलिसी मेकर्स बेहतर ढंग से डिसाइड कर सकेंगे क्या कुछ पॉलिसी अपनाने की आवश्यकता है। इसके बाद एटलस देखो पॉलिसी मेकर्स की मदद करेगी ये पता लगाने में कि कम्युनिटीज़ और बिजनेस की अडेप्टेशन कैपेबिलिटी अभी है कितनी और रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है और कितना क्रिएट करना है। नेक्स्ट सजेशन क्लाइमेट एक्शन की फाइनेंसिंग से संबंधित है। जैसा देखो आपको पता है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत तय ये हुआ है 2020 के बाद हर एक साल डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज़ को $100 बिलियन दिए जाएंगे ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज से अपने आप को अडेप्ट कर सकें और क्लीन एनर्जीज में इन्वेस्ट कर सकें। तो राइटर कहते हैं डेवलप कंट्रीज़ को अपनी इस कमिटमेंट को पूरा करने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न देशों के द्वारा, फॉर एग्जांपल इंडिया और इंडिया के अंदर भी लोकल लेवल पे कमिटीज़ के द्वारा क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट करने के लिए जो एक्शन लिए जा रहे हैं उनकी ठीक ढंग से फाइनेंसिंग हो सके, यानी अलग अलग सेक्टर्स में जो फंड्स हैं वो एलोकेट हो सके क्लाइमेट एक्लाइमेटाइजेशन के लिए। इसके बाद लास्ट सजेशन आर्टिकल में ये दिया जाता है, इंडिया देखो कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का परमानेंट चेयरमैन है, तो इंडिया को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए क्लाइमेट प्रूफिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट में। इंडिया को सभी देशों में खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ में एडेप्टेशन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करना चाहिए, मतलब रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। अब देखो ये छोटा सा फैक्ट है, प्री में पूछा जा सकता है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया परमानेंट चेयरमैन है? आंसर है यस। तो लास्ट में कंक्लूजन में आर्टिकल में कहा जाता है देखो लो प्रोबेबिलिटी रिस्क को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इवन लो प्रोबेबिलिटी रिस्क को भी इग्नोर किया जाता है तो भी ना सिर्फ सोसाइटी के लिए बल्कि इकोनॉमी के लिए ये बहुत ज़्यादा
कैटास्ट्रोफिक यानी तबाही वाला साबित हो सकता है। तो इस साल पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री कैप्टन्स और कॉमन सिटीजन्स को क्लाइमेट प्रूफ चॉइसेस लेनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल टी सेक्टर की प्रॉब्लम्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, शुरुआत में टी सेक्टर की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में बताया नहीं जाता। एक प्रॉब्लम जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो ये है। देखो, टी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इंटेंस लेबर की आवश्यकता होती है, और टी की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है वो लेबर पे ही आता है। अब हुआ क्या है, जब से WTO आया है ना 1995 से, तो पहले तो क्या होता था, साउथ ईस्ट एशिया की जो चाय है वो ज़्यादा बिकती नहीं थी, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी होती थी। लेकिन WTO के आने के बाद साउथ ईस्ट एशिया की चाय ज़्यादा बिकने लगी है और साउथ ईस्ट एशिया की चाय थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की टी का मुकाबला करने के लिए हमारे देश में जो टी इंडस्ट्रीज़ वाले हैं वो देखो टी की कीमत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर एक लेवल से ज़्यादा बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट होगा नहीं, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से मुकाबला है, उनकी टी काफ़ी सस्ती बिकती है। एक तरफ जहां टी की कीमत नहीं बढ़ा पा रही हैं हमारे देश में टी इंडस्ट्रीज वाले, लेकिन लेबर जो कॉस्ट है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है, मतलब वेजेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो कि होने भी चाहिए कायदे से, लेकिन टी की कीमत उतनी नहीं बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। इस वजह से टी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है और काफ़ी सारे जो टी एस्टेट्स हैं वो बंद हो गए हैं। टोटल देखो, असम और वेस्ट बंगाल में 11 लाख के आसपास टी वर्कर्स हैं। अगर जल्द ही कुछ ना किया गया तो इन वर्कर्स की रोजी रोटी पर सवालिया चिन्ह लग जाएगा। ये देखो, कुछ डेटा भी दिया गया है। जैसे 1995 को अगर बेस ईयर माने तो 1995 से अभी तक पिछले 24 सालों में जो टी के प्राइसेस हैं वो तो देखो सिर्फ 2% से बढ़े हैं, लेकिन वेजेस 8 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो काफ़ी सारी कंपनीज घाटे में चल रही हैं और काफ़ी सारी कंपनीज घाटे में चलने के कारण उन्होंने अपनी दुकान बंद भी कर ली है। वैसे देखो, सरकार ने टी इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने के लिए कुछ स्कीम्स चलाई भी थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं हुई। टाटा, यूनिलीवर जैसी जो कंपनीज हैं इनका भी इंटरेस्ट टी इंडस्ट्री में पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी कम हुआ है। और जो टी बोर्ड है, जो टी सेक्टर की वेलफेयर के लिए काम करता है, ये देखो नाम की बॉडी है। आर्टिकल में कहा जाता है इतना सारा बजट एलोकेट किया गया इस टी बॉडी को, जबकि ये बॉडी साल के स्टैटिस्टिक्स भी नहीं डिक्लेयर कर पाती ढंग से टाइमली कि कितनी टी प्रोड्यूस हुई है, कहाँ पे क्या सिचुएशन है। बहुत सारा पैसा सैलरीज पे, इंसेंटिव्स पे, बोनस पे खर्च हो जाता है। इंटरनल ऑडिटिंग ठीक से नहीं होती टी बोर्ड की, बहुत ज़्यादा करप्शन और इनएफिशिएंट ये बॉडी है टी बोर्ड, जिसके बारे में आर्टिकल में कहा जाता है। तो लास्ट में एक सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, देखो अभी क्या है, कई बड़े बड़े टी एस्टेट हैं जहाँ पे टी वर्कर्स काम करते हैं, और अगर ज़्यादा काम टी वर्कर्स करते हैं तो बहुत बार एक्सप्लोटेशन के आरोप लगते रहते हैं। तो काफ़ी जो लेबर राइट्स हैं वो भी स्ट्रिक्ट हैं। तो एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि लैंड ओनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए प्लांटेशन एम्प्लॉयज़ में, और प्लांटेशन एम्प्लॉयज़ को बोला जाए कुछ कंडीशंस के साथ, मतलब लैंड ओनरशिप दी जाए और ये बोला जाए कि आप टी उगाइए और आपकी जो टी है वो एक कोऑपरेटिव की सहायता से बड़े जो एस्टेट हैं वो परचेज करेंगे और वहाँ पे आपके द्वारा उगाई गई टी की प्रोसेसिंग होगी। इससे प्लांटेशन एम्प्लॉयज़ के पास एक इंसेंटिव होगा कि हम ज़्यादा टी उगाते हैं, हमें ज़्यादा प्राइस मिलेगा और ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। जैसे देखो, जो ऑपरेशन फ्लड आप एग्जांपल ले सकते हो, मिल्क का किस प्रकार से प्रोडक्शन हमारे देश में इंक्रीज हुआ, उसी प्रकार का मिलता जुलता मॉडल टी सेक्टर में भी हम अपना सकते हैं। अगर सरकार ने जल्द ही कुछ नहीं किया टी सेक्टर को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, तो आने वाले दिनों में बहुत सारे टी सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स की जॉब पर संकट मंडरा सकता है। क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया, बहुत सारी टी कंपनीज घाटे के कारण फेल हो चुकी हैं और काफ़ी सारी टी कंपनीज अभी घाटे में चल रही हैं,
और निपट रही हैं कैसे प्रॉफिट को मेंटेन किया जाए, मतलब सर्वाइवल की लड़ाई काफ़ी लड़ी जा रही है काफ़ी सारी टी कंपनीज के द्वारा। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया टी सेक्टर से संबंधित। अब लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन हम डिस्कस कर लेते हैं सोशल इन्फ्लुएंस से संबंधित। सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में हम बिल्कुल बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। देखो, अपनी डेली लाइफ में आप दूसरे लोगों के साथ सोशली इंटरेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल फैमिली मेम्बर्स, यानी आपके परिवार में जो लोग हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, अपने दोस्तों के साथ, इवन अजनबियों के साथ। तो इससे आपका जो एटीट्यूड है वो शेप होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने हॉलीवुड की कोई मूवी इंसेप्शन नहीं देखी, आपको पता भी नहीं लियोनार्डो डिकैप्रियो के बारे में, लेकिन आपने अपने भाई से सुना कि वो मूवी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है डिकैप्रियो की, जो एक्टर हैं इस मूवी में, और डायरेक्टर की तारीफ सुनी आपने अपने भाई से। तो इससे आपका जो एटीट्यूड है वो शेप हो गया। हालांकि पहले आपको इंसेप्शन मूवी के बारे में नहीं पता था, लेकिन आपने अपने भाई से सुना तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया इंसेप्शन मूवी के बारे में। तो सिंपल मतलब क्या हुआ? सिंपल मतलब ये हुआ, जब आप सोशली इंटरेक्ट करते हो दूसरे लोगों के साथ तो उनका सोशल इन्फ्लुएंस आता है आपके ऊपर। सोशल इन्फ्लुएंस को आप डिफाइन कर सकते हो इफेक्ट ऑफ अदर पीपल ऑन आवर एटीट्यूड, यानी दूसरे लोगों का हमारे एटीट्यूड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसे आप कह सकते हो सोशल इन्फ्लुएंस। सिंपल से सिंपल डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो, इट रेफर्स टू वन पर्सन इन्फ्लुएंसिंग द अदर टू चेंज द लेटर्स एटीट्यूड। मान लीजिए दो लोग हैं ए और बी, तो ए जब बी को इन्फ्लुएंस करता है बी का एटीट्यूड चेंज करने के लिए, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, तो इसे कहा जाता है सोशल इन्फ्लुएंस। समझ गए? तो डेफिनेशन आपको ये लिखनी है, सोशल इन्फ्लुएंस रेफर्स टू वन पर्सन इन्फ्लुएंसिंग द अदर टू चेंज द लेटर एटीट्यूड। जैसे देखो, सरकार काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ चलाती हैं, ये एक प्रकार से सोशल इन्फ्लुएंस का पार्ट है। जैसे देखो, प्रधानमंत्री के द्वारा क्लीन इंडिया मिशन लॉन्च किया गया 2014 में। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया स्वच्छ भारत अभियान में, यानी क्लीन इंडिया मिशन में, ताकि जनता को सोशली इन्फ्लुएंस किया जा सके और इससे जनता का जो एटीट्यूड है उसमें बदलाव आए और जनता भी स्वच्छता रखना स्टार्ट करें। इवन देखो, जब आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हो तो मूवी स्टार्ट होने से पहले एक ऐड आती है जिसमें मुकेश के बारे में बताया जाता है, जो स्मोक करता था लेकिन वो डिजीज़ का शिकार हो गया। तो ये भी एक प्रकार से सोशल इन्फ्लुएंस का पार्ट है, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट की सहायता से आपके ऊपर इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है, मतलब आपके एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। किसके प्रति? स्मोकिंग के प्रति, ताकि आप स्मोकिंग से नफरत करो। एक ज़रूरी बात देखो, ये ज़रूर याद रखिएगा, सोशल इन्फ्लुएंस जो होता है वो इंटेंशनली भी होता है और अनइंटेंशनली भी होता है। जैसे आपने अपने भाई के साथ बात की इंसेप्शन मूवी के बारे में, आपके भाई का ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मुझे अपने भाई का जो एटीट्यूड है वो चेंज करना है इंसेप्शन मूवी के बारे में। बस ऐसे ही उसने बताया कि मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगती है, डिकैप्रियो की एक्टिंग बहुत बढ़िया है, तो ऑटोमेटिकली इस बात का इन्फ्लुएंस पड़ा आपके ऊपर और आपका एटीट्यूड भी चेंज हो गया। तो ये था अनइंटेंशनल सोशल इन्फ्लुएंस। और इंटेंशनल सोशल इन्फ्लुएंस, जैसे कि सरकार कैंपेन चलाती है आपका एटीट्यूड चेंज करने के लिए कि आप गलत आदतों की तरफ ना जाएं, जैसे सैनिटेशन का ध्यान रखें। इसे परसुएशन भी कहा जाता है, ये बाद में आएगा, लेकिन अभी सिंपली आप समझ सकते हो कि परसुएशन तो इंटेंशनली होता है, जो कि बाद में आएगा, लेकिन सोशल इन्फ्लुएंस इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों होता है। सोशल इन्फ्लुएंस के फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं।
सोशल इन्फ्लुएंस में देखो एक पर्सन का दूसरे पर्सन के ऊपर इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व होता है, मतलब कम से कम 2 पर्सन्स तो होने ज़रूरी है ना, तभी तो एक का दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा। एक ही पर्सन होगा तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका होगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो कि डायरेक्ट इंटरेक्शन हो एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ, नहीं। इंटरेक्शन देखो कैसे भी हो सकता है, टीवी के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, कैसे भी, लेकिन कम से कम 2 पर्सन्स तो होने चाहिए ना, तभी एक का दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा। दूसरा फीचर, सोशल इन्फ्लुएंस देखो कॉन्शियस भी हो सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है। जैसे लोग विराट कोहली को फॉलो करते हैं, विराट कोहली की जैसे हेयर स्टाइल है वैसा हेयर स्टाइल फॉलो करने की कोशिश करते हैं। धोनी का पहले हेयर स्टाइल लंबे बाल थे, वैसा हेयर स्टाइल लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ये कॉन्शियस सोशल इन्फ्लुएंस है, मतलब पता लग रहा है फॉलो करने वाले को कि मैं बिल्कुल धोनी जैसा दिखना चाहता हूँ। अनकॉन्शियस सोशल इन्फ्लुएंस में क्या होता है, आपको बस पता भी नहीं लगता कि अपने आप दूसरे पर्सन का जो इन्फ्लुएंस है वो आपके ऊपर क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लीजिए डेली बेसिस पे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो और वो न्यूज़पेपर किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, लेफ्ट विंग को या फिर राइट विंग को, तो डेली बेसिस पे उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से संबंधित आर्टिकल्स उस न्यूज़पेपर में आते हैं। धीरे 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 आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज होता जाता है पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के हिसाब से और आपको पता भी नहीं लगता। तो सोशल इन्फ्लुएंस कॉन्शियस भी हो सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है। नेक्स्ट है, डिग्री ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट पर्सन्स। कुछ लोग तो देखो ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ भी बोलो मान लेते हैं, मतलब कि हाँ ठीक है होता होगा, वो विश्वास कर लेते हैं जल्दी से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल विश्वास नहीं करते, तो उनके ऊपर सोशल इन्फ्लुएंस काफ़ी मुश्किल से क्रिएट होता है। कुछ भी वो देखेंगे, हाँ ठीक है, इस प्रकार से वो बातें करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सोशल इन्फ्लुएंस हर एक पर्सन पर सेम नहीं होता, किसी पर्सन पे ज़्यादा हो जाता है, किसी पर्सन पे कम हो जाता है। आगे डिटेल से आएगा भी ये पॉइंट। नेक्स्ट देखो, कुछ लोगों के ऊपर सोशल इन्फ्लुएंस क्षणिक होता है, मतलब सिर्फ कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर सोशल इन्फ्लुएंस लंबे समय तक रहता है। जैसे आपने मोटिवेशनल वीडियो देखी तो एकदम से आपके ऊपर सोशल इन्फ्लुएंस आया, आपका एटीट्यूड चेंज हुआ पढ़ाई के प्रति कि हाँ यार किसी भी कीमत पे करना है, लेकिन बाद में मोटिवेशन ख़त्म हो गया तो फिर आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स चलाने लग गए। लेकिन लंबे समय तक सोशल इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे MS स्वामीनाथन थे, बंगाल में जब फेमिन आया था, अकाल आया था, तो गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे MS स्वामीनाथन। पहले वो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में उनका इंटरेस्ट जग गया एग्रीकल्चर साइंस में, और ग्रीन रेवोल्यूशन में MS स्वामीनाथन का क्या रोल है आपको पता ही है। तो उस समय फेमिन आने के बाद गांधी जी का जो इन्फ्लुएंस रहा, या फिर समाज के लिए कुछ करना है, फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ करना है, ये जो सोच उत्पन्न हुई MS स्वामीनाथन में, वो देखो लंबे समय तक रही। तो ये है इंड्यूरिंग सोशल इन्फ्लुएंस, मतलब ऐसा सोशल इन्फ्लुएंस जो लंबे समय तक बरकरार रहा। नेक्स्ट है, सोशल इन्फ्लुएंस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। सोशल इन्फ्लुएंस नेगेटिव कैसे हो सकता है, ये देखो मीडिया वाले क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे दाऊद इब्राहिम को दिखाएंगे, डोन के काफिले में चलती हैं गाड़ियाँ। अरे भाई, आप आतंकवादी के बारे में बता रहे हो, ऐसे क्यों बता रहे हो कि जो कुछ यूथ जो हैं वैसा बनना चाहें कि हाँ दाऊद इब्राहिम की तरह बनेंगे तो हमारी भी गाड़ियाँ चलेगी काफिले में। बहुत बेवकूफ़ है मीडिया। तो सोशल इन्फ्लुएंस नेगेटिव भी होता है। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कुछ जो एक्टर हैं सिगरेट पीते हैं स्टाइल से, तो कुछ यूथ भी उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये नेगेटिव सोशल इन्फ्लुएंस है। और पॉजिटिव सोशल इन्फ्लुएंस फॉर एग्जांपल जैसा सरकार लाने की कोशिश करती है आपकी स्मोकिंग की आदतें छुड़वाने के लिए या फिर दूसरे पर्पजेस के लिए। तो ये हमने
फीचर्स डिस्कस किए सोशल इन्फ्लुएंस के। हमारी आज की डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।